नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधरी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। चलिए शुरू करते हैं बीए सेकेंड ईयर में मध्यकालीन भारतीय इतिहास का सेशन। दोस्तों आज शनिवार, मात्र आज और मैं इस टाइम पर आपको ये सेशन दे रहा हूँ बीए सेकेंड ईयर का। मंडे से क्लासेस अब प्रॉपर कंटिन्यू होगी, जिसमें अब आपको याद रखिएगा सेकेंड ईयर वाले सभी बच्चे, ये सेकेंड ईयर में जो मध्यकालीन इतिहास चल रहा है इसका सेशन आपको मॉर्निंग में 11 बजे मिलेगा मंडे से, ठीक है ना। और फिर डेली 11 बजे ही मिलेगी बीए सेकेंड ईयर की सभी क्लासेस। क्लियर है। और उसी प्रकार से थर्ड ईयर का टाइम भी चेंज कर दिया गया है। थर्ड ईयर दोपहर में 3 बजे और फर्स्ट ईयर इवनिंग में 8 बजे। क्लियर है। चलिए, तो सेकेंड ईयर वाले बच्चों सभी से मैं बोल रहा हूं, याद रखिएगा आप लोग, सुबह 11 बजे क्लासेस मिलेगी आपको मंडे से डेली। आज थोड़ी गले में चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा शेरशाह सूरी। ठीक है, शेरशाह सूरी जो कि मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत एक कुछ समय के लिए लेकिन एक महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था इन्होंने भी। ठीक है, तो शुरू करते हैं सेशन को। और शेरशाह सूरी के बारे में आप जब हुमायूं को पढ़ रहे थे, लेक्चर नंबर 19 में जब आपने हुमायूं को पढ़ा था, तो वहां पर भी आपको एक नाम सुनने को मिला था, शेरशाह सूरी, जिससे मुगल सम्राट हुमायूं हार करके और पराजित हुआ युद्ध में और देश छोड़कर अर्थात भारत छोड़कर के बाहर जाने के लिए मजबूर हो चुका था, है ना। तो आज उसी दिलेर सुल्तान शेरशाह सूरी का अध्ययन करने वाले हैं, उनके विभिन्न प्रकार के जो पहलू हैं उन पर डिस्कस करने वाले हैं। ये डिस्कस करते शुरू करते हैं, आगे बढ़े उससे पहले सभी से सब्जेक्ट, ये सारे सब्जेक्ट बीएस फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर तीनों ईयर के सब्जेक्ट इसी प्ले लिस्ट में अवेलेबल हैं, जा सकते हैं, डायरेक्ट देख सकते हैं आप लोग। इसके अलावा यूट्यूब पर नया यूट्यूब चैनल है प्रज्ञान हिंदी के नाम से, उसको फॉलो करके आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की यात्रा को बेहतर बना सकते हो, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी मिल जाएगी, या यूट्यूब पर डायरेक्ट जाएंगे, प्रज्ञान हिंदी लिखेंगे तो आप डायरेक्ट चैनल पर पहुंच जाएंगे। वहां पर लोगों के नाम पर डायरेक्ट मेरा ही फोटो लगा हुआ है, इसमें ये पिक्चर लगी हुई है, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। सिलेबस आपका जिसके अकॉर्डिंग क्लासेस आपकी चल रही है, ठीक है, इस पर मैं काफी डिस्कस कर चुका हूं, डायरेक्ट बढ़ते हैं आगे। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीजें दिखानी थी आप लोगों को। एक्चुअल में एक लेक्चर आगे पीछे हुआ है, लेक्चर नंबर 21 को मैंने कल डिस्कस कर दिया, है ना। उसमें शेरशाह सूरी का जो टॉपिक था आज वाला, ये छूट चुका था। तो इससे पहले हमने हुमायूं पर डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 19 में, लेक्चर नंबर 19 में हुमायूं को डिस्कस किया था, ठीक है। कंफ्यूजन दूर कर रहा हूं आप लोग ताकि आगे आपको डिस्कस प्रॉब्लम ना हो। और लेक्चर नंबर 21 में हमने बात की थी राणा कुंभा और राणा सांगा की, कल वाले सेशन में। इसमें शेरशाह सूरी वाला टॉपिक छूट चुका था, जिसे लेक्चर नंबर 20 में डिस्कस करना था, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, कल राणा कुंभा और राणा सांगा पर डिस्कस कर चुके हैं, आज हम शेरशाह सूरी पर बात करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 20 के अंतर्गत, ताकि आपका टॉपिक पूरे क्रम से चलते रहे, कोई टॉपिक छूटना नहीं चाहिए बस, है ना। चलिए अब बात करते हैं टेबल ऑफ कंटेंट में क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम शेरशाह सूरी का परिचय देखेंगे। परिचय के बाद में शेरशाह सूरी का संघर्ष किस किस से हुआ, युद्ध कहाँ किस किस से या कौन कौन से युद्ध उन्होंने लड़े हैं, किन किन के खिलाफ युद्ध लड़ा है। इसके बाद में लास्ट में बात करेंगे इनकी शासन व्यवस्था की। तो ये 3 टॉपिक है जिनके माध्यम से आज का टॉपिक कवर होगा। ये 3 पॉइंटों के माध्यम से आज का पूरा टॉपिक कवर होने जा रहा है। चलिए एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले शेरशाह सूरी का परिचय जरा देखते हैं। शेरशाह सूरी का परिचय सिंपल सत्य है यार, पहले अगर शेरशाह सूरी का परिचय से यदि आप अवगत हो जाते हो तो आगे की कहानी में प्रॉब्लम नहीं होगी, सिंपल सी बात है। शेरशाह सूरी दोस्तों, दरअसल इनका जो ओरिजिनल नाम था या बचपन का नाम कह दें या मूल नाम बोल दें, इनका नाम था फरीद खान। क्या नाम था? फरीद खान। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अधिकतर इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए भी जाते हैं, है ना, इसलिए ध्यान रखिएगा। शेरशाह सूरी का जो मूल नाम था या मुख्य नाम या बचपन का नाम कह सकते हो आप, फरीद खान था, ठीक है। सूर वंश का की स्थापना जो है ना, शेरशाह सूरी ने ही की थी। अब चूंकि फरीद खान हो या कोई से भी अलग नाम हो, लेकिन शेरशाह सूरी के नाम से प्रसिद्ध हैं तो अधिकतर वही नाम जो है प्रोनाउंस किया जाएगा। तो शेरशाह सूरी जो है सूर वंश के संस्थापक रहे हैं। इन्होंने 1540 में हुमायूं को हरा करके भारत से बाहर खदेड़ दिया था, और इसीलिए इनका नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है, विशेष रूप से प्रसिद्ध माना जाता है। इनके जन्म की यदि बात की जाए तो बिहार में इनका जन्म हुआ था।
बिहार में जन्म हुआ, ये युवावस्था में आए, उस समय बिहार के शासक की जो है मृत्यु हो चुकी थी। अब जब उन शासक की, बिहार के शासक की मृत्यु हुई तो उस समय उनके पुत्र जो है वो नाबालिग थे। अब चूंकि नाबालिग थे लेकिन और कोई ऑप्शन था नहीं, तो नाबालिग पुत्र को ही बिहार का शासक बना दिया गया था। तो ऐसी स्थिति में उन उस नाबालिग राजा के लिए ना एक संरक्षक की आवश्यकता थी। और उस समय फरीद खान अर्थात कि शेरशाह सूरी का दबदबा अच्छा खासा था। तो शेरशाह सूरी को ही जो है उस नाबालिग राजा का संरक्षक घोषित कर दिया गया, और संरक्षक बनाने के साथ ही साथ में उसे बिहार का राज्यपाल भी बना दिया था। किसको? शेरशाह सूरी को। लेकिन उस समय उनको सिर्फ फरीद खान के नाम से जाना जाता था। एग्जैक्टली शेरशाह सूरी अभी नाम नहीं होगा, ठीक है। या शेरशाह सूरी उनका नाम होगा जब उनकी टक्कर होगी हुमायूं से। वो जब हुमायूं को हरा करके और वो अपने साम्राज्य का जो है साम्राज्य की स्थापना करेंगे, तब ये अपने आप को शेरशाह सूरी की पदवी से जो है धारण कर लेंगे कुल मिलाकर, ठीक है। तो यहां पर कहानी सिर्फ इतनी है कि इनका बचपन का नाम या जो मूल नाम था वो फरीद खान था। सूरवंश की स्थापना इन्होंने ही की थी। हुमायूं को हरा करके इन्होंने शेरशाह सूरी का नाम धारण किया या पदवी धारण की, ठीक है। इसके अलावा इनका जन्म बिहार में हुआ था, और ये बिहार में जो है अपनी योग्यता के कारण ही वहां के शासक बहार खान के नाबालिग पुत्र के संरक्षक जो है बने वो, और बिहार के राज्यपाल भी वो बने। और जब इन्होंने शासन व्यवस्था को संभाला, जब ये राजा बने, बिहार के शासक बने, तो इन्होंने शासन किया 1540 से 1545 तक, कुल मिलाकर के 5 साल हालांकि इन्होंने शासन व्यवस्था संचालित की, ठीक है। इसमें उन्होंने कई प्रकार के सुधार किए अपनी शासन व्यवस्था में। सुधार करने के साथ, हालांकि ये सुधार करके चाहते थे कि जो है सूरवंश जो है एक लंबे समय तक चले, लेकिन इनके जो उत्तराधिकारी हुए हैं वो कह सकते हैं कि योग्य नहीं थे, या अधिकतर रूप से ना आंतरिक कलह में फंसे रहते थे, आंतरिक झगड़ों में ही फंसे रहे। और इस बात का फायदा हुमायूं ने उठाया, और फिर से हुमायूं जो है 1545 के बाद में हुमायूं का फिर से शासन हो जाता है, और मुगल सल्तनत की स्थापना वापस से हो जाती है, ठीक है। खैर वो बात की कहानी है, हम जब अकबर पढ़ेंगे तब उसको आगे डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल 1500 सॉरी यार 40 से 1545 में, चूंकि 1540 में मैंने बताया ना, यहां पर देखिए आपको 1540 में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था, ठीक है। तो जब हुमायूं हारे तो ये भारत से बाहर चले गए, भारत से बाहर भेज जाने के लिए मजबूर कर दिया कुल मिलाकर, ठीक है। तो 1540 से लेकर के 1545 तक अब दिल्ली पर किसका कब्जा था? शेरशाह सूरी का कब्जा था। मतलब पूरी शासन व्यवस्था इनके हाथों में आ चुकी थी। जब इनके हाथों में शासन व्यवस्था आई तो उन्होंने कई प्रकार के सुधार किए। उनके सुधारों में जैसे भूमि सुधार इन्होंने किया ताकि किसानों को तकलीफ ना आए और अच्छी लगान उनको प्राप्त हो सके। डाक व्यवस्था का पुनर्गठन किया, सड़कों का पुनर्निर्माण करवाया। और सड़कों में तो जो है एक कार्य है ना बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था उनके समय का, ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण। ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण जो कि बंगाल को अफगानिस्तान से जोड़ती थी, इसी रोड का निर्माण उन्होंने करवाया। इस सबके अलावा कई प्रकार के प्रशासनिक सुधार किए, कई प्रकार से सेना का पुनर्गठन किया, कई युद्ध लड़े, है ना, और अपनी विजय ध्वज भी फहराया इन्होंने। आखिरकार 22 मई 1545 को इनकी मृत्यु हो जाती है, शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु के बाद भी उन्होंने जो सुधार किए थे अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में, है ना, तो जब इनकी मृत्यु के बाद में या इनके शासन वंश के बाद में जब मुगल सल्तनत यहां स्थापित हुई, तो मुगल राजाओं ने भी, मुगल सम्राटों ने भी इनके सुधारों का या इनकी तरीकों का, इनकी नीतियों का उन्होंने भी पालन किया। तो इनकी प्रशासनिक प्रणालियां कुछ इस प्रकार की मजबूत थी कि आने वाले अगले सम्राटों ने भी जो है इनकी प्रणालियों का प्रयोग किया, जो कि उनके लिए भी उपयोगी सिद्ध हुई। उम्मीद करता हूं एक सामान्य सा परिचय आप लोगों को शेरशाह सूरी का मिल चुका है। अब हम बात करेंगे आगे इनके संघर्षों की। अब बात करते हैं संघर्षों की। इन्होंने कौन कौन से संघर्ष जो है अपने जीवन काल में किए हैं। तो संघर्षों के अंतर्गत सबसे पहले बात करेंगे बंगाल के साथ युद्ध की। जी हाँ, बंगाल के साथ उनके 2 बार युद्ध होते हैं, लेकिन जो पहला युद्ध हुआ ना, उस पहले युद्ध ने ही इनको बिहार का शासक बना दिया था। बिहार का शासक बना दिया था। दरअसल यह युद्ध बंगाल के राजा के साथ में, इनका युद्ध जो है ना ये 1529 में हुआ था। कब हुआ था? 1529 में। शेरशाह का जो है उस समय प्रभाव बढ़ता ही जा रहा था। हालांकि हुमायूं को बाद में हराया वो एक अलग बात है, लेकिन शेरशाह का उत्तर भारत में उस समय प्रभाव बढ़ता ही जा रहा था। और ये बढ़ता हुआ प्रभाव उनकी शासन व्यवस्था के अंदर जो लोहानी सरदार थे,
है ना, होते हैं ना मंत्री लोग, ठीक है, तो मंत्रियों को सरदार बोला जाता था उस समय। तो जो लोहानी सरदार थे उनको बर्दाश्त नहीं हुआ शेरशाह का बढ़ता हुआ प्रभाव, तो ये लोहानी सरदार अब शेरशाह के विरुद्ध षड्यंत्र करने लगे। षड्यंत्र रच करके उन्होंने क्या किया, बंगाल के शासक से जा मिले। ये लोहानी सरदार बंगाल के शासक से जा मिले और उस बंगाल का, जिस उस समय बंगाल में किसका शासन था, नुसरत शाह का। किसका, नुसरत शाह का, ठीक है, नुसरत शाह का उस समय बंगाल पर शासन था। उससे जाकर के साठगांठ की और नुसरत शाह को बिहार पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। और इस पूरे षड्यंत्र के दौरान जब नुसरत शाह ने, बंगाल के शासक नुसरत शाह ने जब बिहार पर आक्रमण किया तो पूरी बहादुरी से शेरशाह सूरी ने नुसरत शाह का सामना किया और उसे युद्ध में पराजित भी कर दिया। और जब नुसरत शाह को पराजित किया तो नुसरत शाह को पराजित करते ही बिहार की पूरे शासन की बागडोर शेरशाह सूरी के हाथों में आ गई। मतलब बिहार का शेरशाह सूरी शासक बन गया। क्लियर। इसके बाद में अगला संघर्ष की बात करें तो फिर चुनार पर अधिकार, कब, 1550 में। भाई चुनार पर इब्राहिम लोदी के जो सूबेदार, चुनार पर पहले किसका अधिकार था, अगर शेरशाह सूरी ने चुनार पर अधिकार किया तो उससे पहले किसका अधिकार था, इब्राहिम लोदी का एक सूबेदार था जिसका नाम था ताज खां। क्या नाम था, ताज खां। ताज खां का उस समय चुनार पर अधिकार हुआ करता था। चुनार के किले में ही इब्राहिम लोदी का शाही खजाना भी दबा हुआ था, ठीक है। अब ये बात जो है शेरशाह सूरी को पता चल चुकी थी कि चुनार के किले में, चुनार के दुर्ग में इब्राहिम लोदी का एक बड़ा खजाना दबा हुआ है और शेरशाह सूरी हर हालत में, हर शर्त पर उस खजाने तक पहुंचना चाहता था, उस खजाने को प्राप्त करना चाहता था उसे, लेकिन कोई मौका, लंबे समय से मौका नहीं मिल पा रहा था। आखिर एक समय ऐसा आया जब उसे मौका मिल ही गया। वो मौका किसने दिया, ताज खां के स्वयं के पुत्र ने। दरअसल हुआ कुछ ऐसा कि ताज खां के पुत्र ने उसके पिता की, मतलब ताज खां की हत्या कर दी। हत्या करने से, हत्या की किस मकसद से की थी, ताकि जो है उस समय चुनार पर उसके पुत्र का अधिकार हो जाए। और इस मौके का फायदा उठाया किसने, शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए ताज खां की पत्नी से विवाह कर लिया। युद्ध नहीं लड़ा, ताज खां की पत्नी से विवाह कर लिया। और जैसे ही शेरशाह सूरी ने ताज खां की पत्नी से विवाह किया, मल्लिका नाम हुआ करता था उस समय, मल्लिका नाम था, माफ कीजिएगा, मल्लिका नाम था, मल्लिका से विवाह किया तो चुनार के किले पर भी उनका अधिकार हो गया और वो जो शाही खजाना था वो भी शेरशाह सूरी को मिल गया। तो इससे चुनार का शाही खजाना मिल जाने से शेरशाह सूरी की शक्ति और ज्यादा बढ़ गई। इसके बाद में फिर से एक बार संघर्ष और होता है बंगाल के साथ। बंगाल के साथ एक बार संघर्ष और होता है, कब होता है ये, 1533 से 1537 के बीच में। 1534 में शेरशाह ने बंगाल पर फिर से आक्रमण किया। कब किया, 1534 में। अब इस बार कौन आक्रमण कर रहा है, शेरशाह सूरी खुद आक्रमण कर रहा है। इससे पहले बंगाल के शासक नुसरत शाह ने आक्रमण किया था शेरशाह सूरी पर, लेकिन इस बार शेरशाह सूरी ने खुद बंगाल जाकर के आक्रमण कर दिया। चलो आक्रमण बोल दो इस पर। उस समय बंगाल का शासक कौन था, क्या नुसरत शाही था, नहीं, उस समय था महमूद शाह। कौन था, महमूद शाह। महमूद शाह पर आक्रमण किया और उसे हरा दिया। ये दोनों जहां पर भिड़े थे ना, जहां पर लड़े थे, उस जगह का नाम था सूरजगढ़। सूरजगढ़ नामक स्थान पर इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ, जहां पर शेरशाह सूरी ने महमूद शाह को हरा दिया, पराजित कर दिया। और उसके बाद में शेरशाह को जो है इस बंगाल की विजय से अपार धन संपत्ति प्राप्त हुई, अपार धन संपत्ति प्राप्त हुई। शेरशाह सूरी अभी भी ना अपनी धन संपदा को, अपने खजाने को बढ़ाने में लगा हुआ था, क्योंकि उसको पता था कि जितना आर्थिक रूप से वो संपन्न होगा उतना ही उसकी शक्ति, जो उसकी पावर बढ़ती चली जाएगी। क्यों, क्योंकि आर्थिक रूप से अगर संपन्न होगा तो ही वो अपनी सेना का सुदृढ़ कर पाएगा या सेना को बढ़ा पाएगा, है ना, सैनिक शक्ति को बढ़ा पाएगा। तो इसलिए हालांकि काफी योग्य शासक माने जाते हैं शेरशाह सूरी। रीजन उसका यही है कि उन्होंने जो भी संघर्ष किए, जितने भी, है ना, हालांकि इनके उत्तराधिकारी सही नहीं रहे, इस कारण से इनका वंश आगे बढ़ नहीं पाया, उत्तराधिकारी कारण। लेकिन शेरशाह सूरी का नेतृत्व एकदम सटीक था। अब आखिर होता क्या है कि चुनार पर जो उन्होंने अधिकार किया था मल्लिका से विवाह करके, वो चुनार जो है अब शेरशाह के हाथों से निकल जाता है। क्योंकि उस समय शेरशाह की टक्कर लेने वाला एक मुगल सम्राट थे, कौन, हुमायूं।
जब हुमायूं को बंगाल के समाचार मिले कि बंगाल पर शेरशाह सूरी ने आक्रमण करके उस पर कब्जा कर लिया है, वहां से काफी लूटमार की है, तो ये समाचार मिलते ही हुमायूं को जो है बहुत चिंता होने लगी कि यार इसकी पावर तो बढ़ती ही जा रही है। तो 1537 में हुमायूं ने चुनारगढ़ पर क्या करा, घेरा डाल दिया। चुनारगढ़ पर मतलब चुनार पर अधिकार करने के लिए उसको चारों तरफ से घेर लिया और उस घेरे को 6 महीने तक बनाए रखा। बोस कितने, 6 महीने तक उस घेरे को बनाए रखा। 6 महीने बाद चुनारगढ़ ने आत्मसमर्पण किया, तब जाकर के चुनार का जो किला था या चुनार जो था वो हुमायूं के अंडर में आया। अब जैसे ही चुनार शेरशाह सूरी के हाथों से निकला, शेरशाह की शक्ति थोड़ी कम होने लगी। तो शेरशाह तिलमिला उठा कि कुछ भी करके चुनार तो वापस प्राप्त करना ही पड़ेगा। वो किसने अधिकार किया है, हुमायूं ने किया है। तो अब हुमायूं उसकी आंखों में खटकने लगा था, किस, शेरशाह सूरी की आंखों में। अब एक ही रास्ता था, हुमायूं के साथ युद्ध। लेकिन अभी शेरशाह को जो है कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि इधर हुमायूं ने चुनारगढ़ पर अधिकार किया। चुनारगढ़ पे अधिकार करने के बाद अब वो बंगाल जीतने के लिए हुमायूं अपनी सेना के साथ आगे बढ़ने लगा। आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार करते करते हुए जो है आगे बढ़ने लगा। आसपास के क्षेत्रों पर उसने अधिकार किया, बंगाल के आसपास के क्षेत्रों पर, और वहां अधिकार करके हुमायूं ने जो है बंगाल के कई क्षेत्रों को जीत लिया था। आसपास के क्षेत्रों को, एग्जैक्टली अभी बंगाल नहीं पहुंच पाया था। आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार किया और उनमें गौड़ नामक एक बड़ा क्षेत्र था, उस पर अधिकार करने के बाद में वो वहीं रुक गया। ठीक है, मस्ती में बढ़िया है ना, अच्छे से। उसके बाद में फिर क्या होता है कि जैसे ही शेरशाह को पता अब जासूस तो हर एक शासक के होते हैं ना। शेरशाह को पता चलता है कि हुमायूं बंगाल पहुंचने से पहले ही बीच में बढ़िया मस्त हो चुके हैं, कहीं पर रुके हैं, आराम कर रहे हैं। एक काम कर, तो उसी बीच में शेरशाह सूरी ने क्या किया, हुमायूं का दिल्ली से कांटेक्ट तोड़ दिया। उस समय कोई मोबाइल फोन वगैरह तो हुआ नहीं करते थे, है ना, कि ठीक है। तो उस समय जो है गुप्तचर हुआ करते थे, तो उन्होंने कुछ इस प्रकार की चाल चली कि हुमायूं दिल्ली कांटेक्ट ही ना कर पाए, हुमायूं दिल्ली कांटेक्ट ही ना कर पाए। तो उन्होंने दिल्ली से हुमायूं का संपर्क तोड़ दिया। ठीक है, शेर खां, अभी शेरशाह सूरी नहीं, शेर खां, ठीक है, शेर खां नाम इनका। तो दरअसल इन्होंने एक शेर को मार दिया था, इसलिए इनका जो है शेर खां की उपाधि इनको दी गई थी। तो इन्होंने दिल्ली का हुमायूं का जो है दिल्ली से संपर्क तोड़ दिया, और दिल्ली के जो कई भाग थे जहां पर हुमायूं का अधिकार था ना, उन छोटे छोटे भागों पर, कई अधिकार भागों पर शेर खान ने या शेरशाह सूरी ने अधिकार कर लिया। हुमायूं जब वापस लौटा, कुल मिलाकर के शेरशाह सूरी का एक ही मकसद था कि हुमायूं को अधिक से अधिक कमजोर करना, जितने भी संपर्क तोड़ करके उसे कमजोर कर दिया जाए। उसने कमजोर करने का ही ये काम किया। और इसी बीच में जब हुमायूं वापस लौटा, तो उसका चौसा नाम के स्थान पर उन दोनों का, मतलब शेरखां का और हुमायूं दोनों के बीच में भयानक युद्ध हुआ। इस युद्ध में हुमायूं की हार हुई, हुमायूं हार जाता है। जब हुमायूं हारा तो मजबूर हो गया भारत छोड़ने के लिए। शेरशाह का बंगाल तथा बिहार पर पूर्ण अधिकार हो गया। इससे प्रसन्न होकर शेरशाह ने शेरशाह की उपाधि धारण की थी। तो याद रखिएगा, शेरशाह की उपाधि शेरशाह को कब मिली थी दोस्तों, तो ये हुमायूं को हराकर भारत से बाहर भगाने के समय मिली थी। ठीक है, तो हुमायूं जैसे ही शेरशाह से अंतिम रूप से हारता है, वैसे ही ये भारत छोड़ करके भाग जाता है। क्लियर हुआ। चलिए, तो ये संघर्ष के रूप में हमने चर्चा की। इसके बाद अब बात करते हैं जरा कि शेरशाह, अब देखिए जैसे ही हुमायूं भारत से बाहर गए, तो जो मुगल सल्तनत जो थी वो भी अब किसके अंडर में आ गई थी, शेरशाह सूरी के अंडर में आ चुकी थी। तो अब शेरशाह एक बड़ा शासक बन चुका था। अब बड़ा शासक का काम क्या था, अब भाई अपने पूरे प्रशासन को व्यवस्थित करना, और वो इसी कार्य में लग गया कि पूरे प्रशासन को व्यवस्थित करने के लिए। तो अब जरा देखते हैं कि उनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो किस प्रकार की थी, शासन व्यवस्था किस प्रकार की थी। तो पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं केंद्रीय शासन व्यवस्था की। सेंट्रल लेवल पर क्या व्यवस्था कर रखी थी इन्होंने, तो सेंट्रल लेवल पर कुल मिला के मान लीजिए तानाशाही जो चलती है ना, वही थी, निरंकुश शासन था। शेरशाह का शासन जो है पूरी तरह निरंकुश था। कैसा था, पूरी तरह निरंकुश था। पूरी शक्तियां जो थी वो संपूर्ण शक्तियां सम्राट के हाथों में, मतलब शेरशाह सूरी के ही हाथों में थी। और उन्होंने अपने पूरे साम्राज्य को कई भागों में बांट रखा था। जैसे जैसे अगर बात करें भागों की, तो दीवाने वजारत,
ये सब भागों के नाम, दीवाने वजारत, दीवाने आरिज, दीवाने रजालत, है ना, दीवाने इंशा, दीवाने काजी, दीवाने वारिस, ये सब उनके विभागों के नाम है। इन सब विभागों में अपने पूरे साम्राज्य को बांट दिया। पूरे साम्राज्य को बांटने के बाद में इन विभागों के हिसाब से फिर वो शासन व्यवस्था को संचालित करते थे। मेरे पीछे आप ये मैप में देख पा रहे हैं, ये बड़ा सा एरिया, इस पूरे एरिया पर जो है शेरशाह सूरी ने जो है 5 साल तक शासन किया। ठीक है। अब बस अब ये था ना कि अगले राजाओं के पास में एक बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी थी भाई, जो भी अब शेरशाह सूरी को हराएगा इतने बड़े साम्राज्य का शासक बनेगा, है ना। तो यही जो बड़ा साम्राज्य था ना, यही लालच का कारण बना था शेरशाह के उत्तराधिकारियों के बीच में। अच्छा, जो ये विभाग थे, विभाग अगर हम वर्तमान भाषा के हिसाब से समझे तो देखिए, दीवाने वजारत जो है, दीवाने वजारत ये जो विभाग है ये आर्थिक मामलों का विभाग हुआ करता था। इसके अध्यक्ष को वजीर कहा जाता था। वही दीवाने आरिज जो विभाग था ये सैन्य विभाग हुआ करता था, ठीक है ना, सेना संचालन के लिए। दीवाने रसालत ये क्या थी, फॉरेन मिनिस्ट्री, मतलब विदेशी विभाग, ठीक है ना। और दीवाने इंशा प्रशासनिक विभाग हुआ करता था, ठीक है, कानून चलाना, लागू करवाना। हालांकि कानून लागू की आखिरी जो ठप्पा, जो मोहर थी, वो तो सम्राट ही लगाता था, लेकिन कानून बनाने का काम, उन कानूनों को संचालित करने का काम जो है प्रशासनिक विभाग को सौंप रखा था। दीवाने काजी में ये काजी है ना, दीवाने काजी मतलब न्याय विभाग, याद रखिएगा। और वारिद, दीवाने वारिद मतलब गुप्तचर विभाग था। तो इस प्रकार के कई विभाग थे जिनके माध्यम से शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता था। इसके बाद में बात करते हैं कि प्रांतीय स्तर पर कुछ व्यवस्था थी क्या, तो जी हाँ बिल्कुल थी। प्रांतीय स्तर पर भी इन्होंने अच्छी व्यवस्था कर रखी थी। शेरशाह ने अपने शासन को कई प्रांतों में विभाजित कर रखा था। प्रांतों को आज वर्तमान में प्रांत बोला जाता है, उस समय इक्ता बोला जाता था। क्या, इक्ता। इन प्रांतों को मतलब राज्यों को क्या कहा जाता था, इक्ता। पूरे साम्राज्य को इन्होंने इक्ताओं में बांट रखा था। इक्ता मतलब प्रांतों में बांट रखा था। और इस इक्ता मतलब प्रांतों के जो अधिकारी होते थे, कौन होते थे, हाकिम, अमीन या फौजदार। क्लियर है। इसके बाद स्थानीय शासन व्यवस्था थी क्या इनके शासन में, जी हाँ बिल्कुल थी, स्थानीय शासन व्यवस्था भी थी। उनके जो प्रांत थे, ये जो प्रांत मतलब जो इक्ता थी ना, ये इक्ता कई जिलों में बटे हुए थे। साम्राज्य काय में प्रांतों में बटा हुआ था, प्रांत जिलों में बटे हुए थे। जिले जो है वो परगनों में बटे थे, और परगने थे वो गांवों में बटे हुए थे। समझ पा रहे हैं आप लोग। तो प्रांत प्रांत कई जिलों में विभाजित थे, जिले जो है वो परगनों में विभाजित थे, और कई परगने कई गांवों में विभाजित थे। यहां प्रांतों के जो अधिकारी उनको क्या कहा, हकीम, अमीन या फौजदार कहा जाता था। वहीं जिलों के जो अधिकारी होते थे उनको सिकदार, मुंशी, है ना, सिकदार या मुंशी कहा जाता था। वहीं परगनों के अधिकारियों को सिकदार में इसमें एक अमीन और एक कोषाध्यक्ष और एक लेखक हुआ करते थे। और गांव के जो अध्यक्ष होंगे या गांव के जो प्रमुख होंगे वो पंचायत होती थी, पंचायतें होती थी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से स्थानीय स्तर पर भी शासन व्यवस्था का एक सटीक संचालन किया जा रहा था। क्लियर है। इसके अलावा भूमि व्यवस्था की बात करें तो भूमि व्यवस्था में तो यार देखिए, उस समय सबसे प्रमुख जो राज्य की आय का जो सबसे बड़ा साधन था वो लगान ही थी, कर था, जो कृषि पर लिया जाता था ना। कृषि पर लिए जाने वाले कर को लगान कहा जाता था। क्लियर है। तो लगान, अब चूंकि इन्होंने भूमि सुधार के भी कई सारे कार्य किए थे ताकि उनको एक अच्छी लगान, है ना, राज्य की आय के रूप में प्राप्त हो सके। क्लियर है। तो शेरशाह ने जागीरदारी व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया। जागीरदारी व्यवस्था में क्या होता था कि कोई व्यक्ति कोई कार्य करता था तो पैसों के बदले उसे संपत्ति दी जाती थी, जागीर दी जाती थी, जमीन दी जाती थी। लेकिन इस जागीरदारी व्यवस्था को बंद करके उन्होंने नगद वेतन देने की व्यवस्था चालू कर दी। इस नगद वेतन देने से क्या हुआ, भूमि सुधार होना प्रारंभ हुआ, ठीक है। और भूमि की ठीक ठीक नाप करवा करके और 1/3 भाग लगान के रूप में 1/3, 1/3, ठीक है ना, 1/3 जो भाग था कृषि का, है ना, भूमि उपज का, वह लगान के रूप में लेना चालू कर दिया। हालांकि ज्यादा था ये लगान, है ना, 1/3 ज्यादा होता है, मतलब 3 में से 1 हिस्सा राज्य को दोगे, 2 हिस्से अपने पास रखोगे, ये ज्यादा हो जाता है, बट था। क्लियर है। लगान का सही उचित जो रूप था ना वो 1/6 या इससे ज्यादा होना चाहिए था, तो वो सही रहता है, वो सही था। खैर, तो भूमि व्यवस्था के अंतर्गत ये व्यवस्था। इसके अलावा हम बात करते हैं इनके अन्य व्यवस्थाओं में, तो सैनिक व्यवस्था क्या थी इनकी, तो इनके प्रशासन का मुख्य आधार क्या था, इनकी सेना ही तो थी, ठीक है। तो शेरशाह ने सैनिक व्यवस्था में सुधार करके एक सुदृढ़ सेना का संगठन किया
उसकी सेना में पैदल, घुड़सवार, हाथी, है ना, बंदूकची, ये सब प्रकार के 4 प्रकार के सैनिक थे कुल मिलाकर के। राजधानी में सैनिकों की भर्ती सम्राट स्वयं करता था। प्रांतों में ये काम प्रांतपति करते थे और घोड़ों पर दाग लगाने की प्रथा इस समय चालू की गई थी, ठप्पा लगाने की, निशान लगाने की। ठीक है, ताकि घोड़े को देख करके ही पहचाना जा सके कि कौन सा कहाँ का ये घोड़ा है। ठीक है, उच्च अधिकारियों को जागीर और साधारण सैनिकों को नगद वेतन दिया जाता था। इन सब के अलावा, इस सब के अलावा व्यापार और वाणिज्य की बात करें तो व्यापार और वाणिज्य में शेरशाह सूरी ने देश में व्यापार और वाणिज्य की उन्नति के लिए भी कुछ काम किए। किसानों की स्थिति सुधारी, है ना, और जब किसानों की स्थिति सुधरी तो उससे क्या हुआ, व्यापार वाणिज्य को लाभ हुआ, है ना, उनको प्रोत्साहन मिला। वहीं आवागमन के साधनों का विकास होने लगा। सड़कों का निर्माण होने के कारण आवागमन के विकास थोड़े सुगम हो गए, आसान हो गए। इससे क्या हुआ, व्यापार में उन्नति होने लगी। क्लियर है? तो इस प्रकार की उनकी शासन व्यवस्था थी, जिसमें आपने 6 बिंदुओं में शासन व्यवस्था को देखा। उम्मीद करता हूं टॉपिक समझ आया होगा। आज बस यहीं तक। ठीक है, 3 पॉइंट हमने डिस्कस किए और तीनों पॉइंटों में बिल्कुल मैंने कोई एक प्रोफेशनल लैंग्वेज का भी यूज नहीं किया, एकदम व्यवहारिक भाषा का यूज करते हुए कंटेंट जो दिया है वो प्रोफेशनल दिया है, ताकि आप रिवीजन लगाएं तो प्रोफेशनलिटी के साथ आप थोड़े से अटैच्ड रहे। मिलेंगे अगले सेशन में, और अगले सेशन में जो हम बात करने वाले हैं, अब चूंकि राणा कुंभा और राणा सांगा तो हम कल ही पढ़ चुके थे, है ना, बाय मिस्टेक। वैसे कल हमें शेरशाह सूरी पढ़ना चाहिए था और आज के सेशन में राणा कुंभा राणा सांगा पर बात करनी चाहिए थी। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी आपका अगला टॉपिक होगा, मैं अगला टॉपिक होगा क्या दिखाई देता हूँ ना यार, कौन सा टॉपिक, मुझे भी कंफर्म हो जाएगा कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हम लोग, देख लेते जरा। तो कल वाले टॉपिक में हम बात करेंगे मुगल सम्राट अकबर की। ठीक है, मुगल सम्राट अकबर की, ये रहा आपका टॉपिक, मुगल सम्राट अकबर, उनकी धार्मिक नीति, राजपूत नीति, अकबर की जितनी भी नीतियां थी वो सारी नीतियों पर कल वाले सेशन में डिस्कस करेंगे। कल वाला सेशन थोड़ा सा लंबा जरूर होगा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण होगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। अंतिम स्लाइड पे जरा चलते हैं, कौन सी भाई अंतिम स्लाइड कहां पर है, आ गए, ओके। डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ की लिंक दे दी है, आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि सारी पीडीएफ आपको एक ही स्थान पर मिल जाए तो व्हाट्सएप को टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और डायरेक्ट यदि आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करना चाहते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज है ना, डायरेक्ट से व्हाट्सएप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो नंबर दिए गए हैं ऊपर, आप ये नंबर नोट कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप, है ना, इंस्टाग्राम वगैरह, ये सब बाकी सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पर एक ही नाम से लोधा जी क्लासेस नाम से ही चलता है, जहाँ चाहे आप फॉलो कर सकते हैं। मिलेंगे अगले सेशन में। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।